इस वीडियो में हम पूरा ये ध्वनि चैप्टर पढ़ेंगे। अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। इस वीडियो में हम क्लास 8 का ध्वनि चैप्टर पढ़ेंगे। तो ध्वनि मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ हम सुनते हैं वो क्या होती है? ध्वनि होती है। जैसे कि विद्यालय में घंटी लगती है ना, पीरियड समाप्त होता है, तो आपको कैसे पता चलता है? ध्वनि से, घंटी की ध्वनि के खटखटाने से। या फिर कोई दरवाज़ा पर आया तो आपको कैसे पता चलता है? उसको पैरों के आवाज़ से, ठीक है। या फिर लुका छिपी के खेल में कोई खिलाड़ी की आंखों पर पट्टी बांध देता है, ठीक है, अब उसको पकड़ना होता है तो वो कैसे पकड़ता है? आवाज़ सुन सुन के इधर उधर दौड़ते रहता है, तो ध्वनि से ना। यानी कि ध्वनि क्या करता है? हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। और चारों ओर अनेक प्रकार की ध्वनियाँ आप हमेशा सुनते रहते हैं कि ना। और उसका कह रहा है सूची बनाने के लिए, तो आप बना लीजिएगा। मान लीजिए ध्वनि संगीत, ठीक है। कक्षा में मान लीजिए संगीत हो रहा है तो कौन कौन सा चीज़ बजेगा? या बांसुरी, तबला, हारमोनियम, यही सब ना। तो ये सब को क्या कहते हैं? वाद्य यंत्र कहते हैं, ठीक है। तो इस वाद्य यंत्र से भी विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ हम सुनते हैं, ठीक। और देखिए उसमें क्या होता है, कुछ ध्वनियाँ प्रबल होती है, मतलब कुछ ध्वनि थोड़ा प्रबल होता है और कुछ तीक्ष्ण होता है, ठीक है। मतलब सबसे सभी तरह का ध्वनि निकलता है। जैसे कि देखिए सितार है, ये सितार बजाते हैं तो इससे अलग ध्वनि निकलता है। ये हारमोनियम है, हारमोनियम बजाते हैं तो अलग ध्वनि निकलता है। ये तबला है, तबला बजाते हैं तो अलग ध्वनि निकलता है। और बांसुरी बजाते हैं तो अलग ध्वनि निकलता है। तो इन्हीं के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले ध्वनि है क्या? तो ध्वनि कंपन के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। अगर आपका स्कूल का घंटी बजा है तो घंटी जैसे ही आप बजाइएगा उसके बाद छू के देखिएगा, वो कंपित करते रहता है, ठीक है। तो यानी कि ध्वनि कंपन से उत्पन्न होता है। इसका एग्जांपल में देखिए, ये तसला लटकाया हुआ है, इसको मारेगा कस के तो आवाज़ आएगा, और आवाज़ आएगा तो इसको छू के देखेगा तो ये कंपन कर रहा है। या फिर देखिए यहाँ पे दो पेंसिल इधर से लगा लिया हुआ है और बीच में इसे क्या है, एक रबर है, ठीक है। इसको ऊपर खींचेगा तो ये ऐसे 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 करेगा, तो ये क्या है? कंपन, जिसके कारण ध्वनि उत्पन्न होता है, ठीक है ना। यानी कि ध्वनि कंपन से उत्पन्न होता है। देखिए वस्तु अपनी माध्य स्थिति से इधर उधर या आगे पीछे होने की गति को कंपन कहते हैं, ठीक है। यानी कि कंपन से ही हम किसी चीज़ को खींच के छोड़ेंगे तो कंपन करेगा, और कंपन करने से ध्वनि उत्पन्न होगा। और जैसे ही हम कंपन वाइब्रेशन उसका बंद होगा, ध्वनि भी धीरे धीरे बंद हो जाएगा, ठीक। जैसे कि इसी रबर को ये खींचा है ना, इस साइड ऊपर, तो ये पहले ज़्यादा कंपन होगा तो ज़्यादा आवाज़, फिर धीरे धीरे होते 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 आवाज़ कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्वनि किस कारण उत्पन्न होता है? कंपन के कारण, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, मान लीजिए आप थाली लीजिए, और थाली में क्या कीजिए, पानी पूरा भर दीजिए, ठीक है। ये पानी इसमें भरा हुआ है, इसमें पूरा पानी है। और अब आप क्या कीजिएगा, इसको इस चम्मच से ही मार रहा है तो क्या होगा? टन से आवाज़ आएगा, ये थाली वाइब्रेट करेगा। उसके साथ साथ ये पानी ऐसे 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 लहर, मतलब ऐसे 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 लहर उत्पन्न होगा, ठीक है ना। एक तरंग होगा, तरंग उत्पन्न करेगा ध्वनि। यानी कि ध्वनि के कारण एक तरंग भी उत्पन्न होता है, हमको इस प्रयोग के माध्यम से पता चल जाएगा। इसमें क्या किया है, थाली में पानी रख लिया है और चम्मच से मारा है तो ध्वनि उत्पन्न होगा। और ध्वनि के साथ साथ यहाँ पे तरंग भी उत्पन्न होता है, यानी कि ध्वनि एक तरंग के माध्यम से उत्पन्न होता है, ठीक है। और ये हमको दिखाई दे सकता है कि ना, तो वही कह रहा है। देखिए यहाँ पे एक तारा बनाया गया है, ठीक है, जो कि एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। और जो कि ऐसे कंपन, इसमें एक तार लगाया हुआ है और इसके माध्यम से इसको जब खींचेगा इधर उधर तो यहाँ पे एक तना हुआ डोरी वाइब्रेट करेगा, जिसके कारण ध्वनि उत्पन्न होगा। और यही कह रहा है, बहुत सारे यंत्र बनाइए ऐसा ही कंपायमान, मतलब जिससे कंपन होगा और ध्वनि उत्पन्न होगा। जैसे कि वीणा, वीणा, ठीक है। यहाँ पे ऊपर हम देखे थे वीणा, कहाँ गया? ये जो सितार, जिसको इसको वीणा भी कह सकते हैं, तो इसमें भी देखो कंपन के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न हो रहा है कि ना। तो ऐसा ही हमको यंत्र बनाने के लिए कह रहा है। तबला, ठीक है, तबला में भी किस चीज़ से ध्वनि उत्पन्न होता है? कंपन से, ठीक है। आप देखिए पूजा वूजा होता है तो इस तरह से झाल बजाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, मंजीरा, उसमें भी कैसे ध्वनि उत्पन्न होता है? कंपन के माध्यम से। या फिर ये होता है घाटम, घाटम, इसमें भी ध्वनि किस चीज़ से उत्पन्न होता है? जब हम इसको मारते हैं तो ये वाइब्रेट करता है, और वाइब्रेशन के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न होता है। तो यानी कि ध्वनि किस माध्यम से उत्पन्न होगा? वाइब्रेशन से, ठीक है, कंपन से। और कंपन के माध्यम से एक और चीज़ उत्पन्न होगा, तरंग, ठीक है ना।
देखिए जैसे कि ये क्या है, देखिए 7 गिलास में पानी भरा हुआ, इसमें कम, इसमें थोड़ा ज़्यादा, इसमें और ज़्यादा, इसमें और ज़्यादा, इसमें और ज़्यादा। तो देखिए हम इसको मारेंगे, इसको मारेंगे, इसको मारेंगे, इसको इसको इसको, तो अलग अलग ध्वनि उत्पन्न करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें कम पानी है, ज़्यादा वाइब्रेट करेगा, इसमें कुछ और वाइब्रेशन होगा, इसमें कुछ और, पानी के कारण, वजन के कारण। तो वाइब्रेशन अलग तो ध्वनि अलग, ठीक है ना। तो ध्वनि कंपन के कारण उत्पन्न होता है। जैसे कि देखिए सितार वाद्य यंत्र के तार को कर्षित करते हैं तो हमें केवल तार की ही ध्वनि नहीं सुनाई देती, वास्तव में संपूर्ण यंत्र कंपन करता है। अब ये कह रहा है, मान लीजिए अगर हम ये तो सारा चीज़ बजा रहे हैं तो सिर्फ ये तार ही कंपन नहीं करता है, सिर्फ ये तार ये कंपन नहीं करता है, थोड़ा थोड़ा ये यंत्र भी कंपन करता रहता है। यही चीज़ यहाँ पे कहा हुआ है, ठीक है। तो यानी कि इतना चीज़ में हम यही सीखें कि ध्वनि कंपन के कारण उत्पन्न होता है, और ध्वनि एक प्रकार का क्या है, तरंग है, ठीक है। तरंग हमको कैसे पता चला है, तो यहाँ से पे पता चला है तरंग है, क्योंकि ये एक प्रकार का ऐसे ऐसे पानी होता है। जब भी ध्वनि उत्पन्न होता है तो ये एक प्रकार का तरंग इसमें उत्पन्न करता है, जिससे हमको पता चला कि ध्वनि एक प्रकार का तरंग है, ठीक है। अब मनुष्यों में देखते हैं ध्वनि किस प्रकार से उत्पन्न होता है। तो देखिए मनुष्य में ध्वनि किस प्रकार से उत्पन्न होता है। आपका कंठ होगा, ठीक है, आप कुछ बोलिए, बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलिए, आप कंठ पे हाथ रखिए, आपको लगेगा कि वाइब्रेशन हो रहा है, ठीक है, यानी कि कंपन हो रहा है। तो हम तो बता दिए ध्वनि कंपन के कारण ही उत्पन्न होगा। अभी आप बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है, आप कंठ पे हाथ रख के देखिए, आपको लगेगा कि थोड़ा थोड़ा कंपन हो रहा है, यानी कि देखिए आपके एक कठोर उभार को खोजिए जो निगलते समय चलता हुआ प्रतीत होता है। यही कंठ के बारे में कहा रहा है। शरीर का यह भाग वाक यंत्र कहलाता है। आपका जो ये कंठ होगा ये क्या कहलाएगा, वाक यंत्र कहलाता है, ठीक है। यह श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है, ठीक है। यहाँ पे श्वास नली होगा तो श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है, यहाँ पे ऊपर ऐसे श्वास नली जा रहा है और ये ऊपरी सिरे पे होता है, ठीक है। और दूगो वाक तंतु होता है, दूगो लैरिंग्स होता है, ये याद रखिएगा, दूगो वाक तंतु होता है, और जिनके बीच वायु निकलने के लिए एक संकीर्ण, देखिए यहाँ पे संकीर्ण रास्ता है कि ना, और दूगो वाक तंतु है कि ना, और इससे छोटा रास्ता है तो हवा जाएगा तो वाइब्रेट करेगा, और जिसके कारण हमको आवाज़ सुनाई देगा। जब फेफड़ा से ये वायु छोड़ेगा तो क्या होगा, ये वाक तंतु यानी कि लैरिंग्स कंपन करेगा, ठीक है। और ये वाक तंतु से जुड़ी मांसपेशी तंतु को तना हुआ या ढीला कर सकती है। ये जो मांसपेशी जुड़ा हुआ है ये ढीला या तना हुआ कर सकता है, जिससे ध्वनि पतला या मोटा सुनाई देता है, ठीक है। उसकी गुणता वाक ध्वनि से भिन्न होती है जब वाक तंतु ढीले और मोटे होते हैं। यानी कि देखिए अगर ध्वनि वाक तंतु पतला होगा और तना हुआ होगा तो क्या होगा, दूसरा ध्वनि आएगा, और अगर वाक तंतु क्या होगा, ढीला और मोटा होगा तो अलग ध्वनि आएगा, ठीक है। अगर पतला होगा तो पतला ध्वनि आएगा, और अगर ढीला होगा तो थोड़ा मोटा ध्वनि आएगा, ठीक। जैसे कि यहाँ पे दो प्रयोग दिया गया है, दो कागज़ को लिया गया है और दोनों को साट को ऐसे हवा इधर से फूक रहा है इसमें से तो आवाज़ आ रहा है, या फिर इस तरह से हम एक पेपर को करके और बीच में से ऐसे छेद कर दिए हैं, ठीक है, और इधर से फूकेंगे तो आवाज़ आएगा। क्यों? क्योंकि इसके वाइब्रेशन के कारण, दूगो पत्ती के वाइब्रेशन के कारण। वैसे ही हमारे कंठ में भी दूगो लैरिंग्स होता है इस प्रकार से, और दोनों लैरिंग्स क्या करता है, दोनों लैरिंग्स के बीच में से ऐसे ही हवा जाएगा तो क्या होगा, दोनों लैरिंग्स वाइब्रेट करेगा, और जब दोनों लैरिंग्स वाइब्रेट करेगा तो हमको आवाज़ सुनाई देगा। और एक चीज़ और आप देखते होइएगा, पुरुष के आवाज़ क्या होता है, थोड़ा मोटा होता है, और महिला के आवाज़ क्या होता है, थोड़ा पतला होता है। क्यों? क्योंकि पुरुष का जो लैरिंग्स वाक तंतु है वो 20 mm का होता है, और महिला का वाक तंतु कितना होता है, लगभग 15 mm के, छोटा है कि ना, इसीलिए महिलाओं का आवाज़ पतला होता है और पुरुष का मोटा होता है, ठीक है। और बच्चा का तो एकदम पतला पतला होता है क्योंकि उसका वाक तंतु ही छोटा रहता है, और जैसे जैसे आदमी बड़ा होता है उसका वाक तंतु क्या होता है, बड़ा होते जाता है, और जिसके कारण आवाज़ भारी हो जाता है। और ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, बिना माध्यम के ध्वनि नहीं संचरित हो सकता है। अब इसको हम देखते हैं कैसे। तो देखिए ये कह रहा है, जब आप दूर पर खड़ी अपनी सहेली को पुकारती है तो सहेली आपकी आवाज़ तो सुन पाती है, उसके पास तक आपकी ध्वनि पहुंचती कैसे है। मान लीजिए कोई दूर है, आप थोड़ी दूर है सहेली, तो उसके पास आवाज़ तो चला गया, लेकिन वो आवाज़ किस माध्यम से गया है हमको ये पूछ रहा है, ठीक है। जैसे कि तो अब किस माध्यम से जाता है ध्वनि ये हम देखेंगे। तो माध्यम से कैसे जाता है तो एक प्रयोग के द्वारा हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या किया है, एक गिलास रखा है,
तो एक गिलास में क्या किया है, मोबाइल रख दिया है और अपने दोस्त से कहिए फ़ोन करने के लिए, तो क्या होगा, मोबाइल वाइब्रेट करेगा और मोबाइल के वाइब्रेशन से क्या होगा, आवाज़ आएगा, ठीक है। या फिर फ़ोन क्या होगा, इसके चारों तरफ हवा है, हवा वाइब्रेट करेगा जिसके कारण आवाज़ हवा के माध्यम से हमारे तक पहुँचेगा, ठीक है। यानी कि माध्यम क्या हुआ, हवा, ठीक है। हवा के माध्यम से हमारे पास पहुंच गया आवाज़। अब क्या कर रहा है, ये लड़का ले रहा है और मोबाइल इसी में है, तो नहीं दिखाया है लेकिन मोबाइल इसी में है, और बच्चा क्या किया, मुंह से उस गिलास का पूरा हवा निकाल दिया है। और अब अपने दोस्त को कहिएगा फ़ोन करने के लिए, तो क्या होगा, ये देखिए अपने मित्र को फिर से टेलीफोन करने के लिए संकेत कीजिए। तो गिलास में से वायु को मुंह द्वारा खींचते हुए घंटी की आवाज़ को सुनिए। तो क्या होगा, गिलास से वायु बाहर खींचने पर घंटी की आवाज़ धीमी हो जाती है, ठीक है। जैसे कि इसमें अगर मोबाइल रहेगा भी तो ना, अगर कोई फ़ोन किया, इसमें मोबाइल है, तो आप इसमें से अगर मुंह से हवा खींचिएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, मोबाइल के घंटी धीरे धीरे कम सुनाने लगेगा। क्यों, क्योंकि इसमें माध्यम क्या था, हवा। हम मुंह से हवा खींच लिए हैं तो इसके अंदर का माध्यम खत्म हो गया है, हवा खत्म हो गया है, तो वाइब्रेट क्या करेगा, हवा जब है ही नहीं तो वाइब्रेशन कहाँ होगा, नहीं होगा, इसलिए थोड़ा कम आवाज़ आएगा, ठीक है। और जैसे ही आप क्या कीजिएगा, गिलास से मुंह को हटा लीजिएगा तो ध्वनि फिर तेज सुनाने लगेगा, ठीक है। इससे क्या हमको पता चलेगा, कि गिलास में वायु की मात्रा कम होने पर क्या हुआ, घंटी की प्रबलता कम हो गई कि ना। और चूंकि देखिए वास्तव में गिलास में से सारी वायु बाहर खींच पाते हैं, नहीं। अगर सारी वायु खींच पाते तो ध्वनि का संचरण किस चीज़ में, किसी न किसी माध्यम में होता है, और अगर सारी वायु निकल जाती तो माध्यम ही खत्म हो जाता, और माध्यम खत्म हो जाता तो आवाज़ नहीं आता, ठीक है। यानी कि जब किसी बर्तन में से वायु पूरी तरह निकाल दी जाती है तो कहा जाता है कि बर्तन में निर्वात है, ठीक है। यानी कि ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती है। अब देखिए, अब ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती है। अब अगला चीज़ हम देखते हैं, ध्वनि द्रव में कैसे संचरित होता है। ये देखिए, ये पानी लिया है और पानी के अंदर घंटी बजा रहा है, और पानी के तल पर ही कान रखा हुआ है। देखिए कैसे थोड़ा सा पानी के तल पे कान रखा हुआ है, तो इस घंटी का हमको आवाज़ सुनाई देगा। यानी कि हमको ये पता चलेगा कि द्रव्य भी क्या होता है, एक प्रकार का माध्यम होता है जो ध्वनि को संचरित करता है। सबसे पहले हम इसमें क्या देखे हैं, हवा यानी कि गैस। दूसरा चीज़ हम क्या देखे हैं, द्रव पानी द्रव्य ना है, तो द्रव में भी ध्वनि का संचरण हो गया, ठीक है। यानी कि देखिए, व्हेल तथा डॉल्फिन जल के अंदर इसी प्रकार ध्वनि का आदान प्रदान करते हैं, द्रव्य के माध्यम से। द्रव्य में भी क्या होता है, ध्वनि का संचरण होता है, ठीक। अब देखिए ये क्या किया है, ये एक मीटर स्केल है, ठीक है। ये लड़का इसे पे कान लगाया है और इधर टक 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 इस पर मार रहा है तो इसको सुनाई देगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका ही कान के पास सटा हुआ है, और ये क्या है, ठोस है, तो ध्वनि ठोस में भी गमन करती है, ठीक है। अगला चीज़ यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है, क्या कर रहा है, यहाँ पे टक 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 मार रहा है, और ये क्या है, ठोस है, और ये कान लगाया है, तो हम इसको ध्वनि सुनाई देगा, ठीक है। यानी कि ध्वनि ठोस में गमन करती है, यानी कि कोई ना कोई माध्यम चाहिए। यहाँ पे देखिए, ये तना हुआ डोरी रहता है, इधर एकदम तना रहना चाहिए, ठीक है, ढीला नहीं। एकदम अगर तना रहेगा तो इधर से कुछ बोलेगा तो इधर सुनाई देगा, तो इससे हमको पता चलेगा कि डोरी के माध्यम से कंपन हो रहा है और हमको आवाज़ पता चल रहा है। यानी कि कोई भी कंपन करती हुई वस्तु आवाज़ उत्पन्न करती है। अब देखिए, हम ध्वनि को अपने कानों द्वारा कैसे सुनते हैं, क्योंकि हमारे कान में क्या, ईयर ड्रम पाया जाता है, ठीक है। कान के बाहरी भाग की आकृति फनल जैसी होती है। यह ध्वनि हमें प्रवेश करती है, जब ध्वनि इसमें प्रवेश करती है तो यह एक नलिका से गुजरती है जिसके सिरे पर एक पतली तनित झिल्ली होती है जिसे कर्णपटह, जिसे कान के पर्दा यानी कि ईयर ड्रम कहते हैं, ठीक है। तो ईयर ड्रम के माध्यम से हमको कान में जो ईयर ड्रम पाया जाता है, यहाँ पर देखिए, ये जो ईयर ड्रम पाया जाता है इसके माध्यम से हमको ध्वनि सुनाई देता है, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे ध्वनि हमको सुनाई कैसे देता है, एक एक प्रयोग के द्वारा देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या किया हुआ है, देखिए यहाँ पर ही गुब्बारा को तान के इधर बांध दिया गया है। ये देखिए, गुब्बारा को तान के इस पर बांध दिया, इस पर कुछ दाना रख दिया, ठीक है। और इधर से कहा चिल्लाने के लिए, चिल्लाओ कस के, हुर्र हुर्र करो, तो हुर्र हुर्र करेगा तो क्या होगा, ध्वनि संचरण करेगा और इस माध्यम से होते हुए इस पर वाइब्रेट करेगा। तो ये जब वाइब्रेट करेगा तो क्या होगा, ये दाना जो हिलेगा, और ये हिलेगा तो हमको पता चलेगा क्या, कि ये वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। यानी कि ध्वनि क्या, वाइब्रेशन के माध्यम से ही होता है। और यानी कि
सेम इसी प्रकार से हमारे कानों पे होता है। कोई आदमी कुछ बोल रहा है तो क्या होता है, यहाँ पे कान का पर्दा वाइब्रेट करता है और ये वाइब्रेशन आगे दिमाग तक मतलब जाता है और तब हमको पता चलता है कि कोई क्या बोल रहा है। ठीक है, यानी कि कर्णपटक एक तनित रबर की शीट के समान होती है और ध्वनि के कंपन कर्णपटक को कंपित करते हैं। ठीक है, कंपित करता है और कर्णपटक कंपनों का अंतरकण कर्ण यानी कि इनर एयर में भेज देता है, जहाँ से संकेत को मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि देखिए कोई आदमी कुछ बोला, ठीक है, तो ये वाइब्रेट करेगा, ये वाइब्रेट करेगा इस हड्डी को, ये वाइब्रेट इस हड्डी को, और ये पूरा वाइब्रेशन होने लगेगा और ये संकेत के माध्यम से दिमाग में जाएगा और दिमाग पाएगा कि ये क्या बोल रहा है। ठीक है, तो ये पूरा क्या हुआ, इनर ईयर, ठीक है, अंतःकरण जिसको अंतरकर्ण कहते हैं, और ये क्या है, कान के पर्दा, एयर ड्रम जिसके कर्णपटक कर रहे हैं। ठीक है, देखिए कोई भी आवाज़ तीखा होता है, कोई नुकीला होता है, कोई मतलब कान में कोई भी तीखा नुकीला वस्तु नहीं डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लीजिए ईयर ड्रम में कुछ छेद उद घाव हो गया तो क्या होगा, हमको सुनने में दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए अब अगला देखिए, कंपन का आयाम, आवर्तकाल तथा आवृत्ति। तो क्या होता है, किसी वस्तु का बार बार इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है और इस गति को दोलन गति भी कहते हैं। यानी कि ये हुआ, ये आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, तो ये क्या हुआ, कोई भी चीज़ कंपित करता है तो ऐसे ही सही नहीं कंपित करेगा, और इसको क्या कहते हैं, दोलन कहते हैं। दोलन, ये क्या है, दोलन है, दोलन है। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, दोलन। कोई भी वस्तु का आगे पीछे होना क्या कहलाता है, दोलन। ठीक है, देखिए प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति करते हैं। प्रति सेकंड का मतलब क्या हुआ, एक सेकंड में कितना दोलन हो रहा है, उसी को क्या कहते हैं, आवृत्ति। तो आवृत्ति किसको कहते हैं, प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं, आवृत्ति। और इसको किस चीज़ में मापा जाता है, हर्ट्ज में, HZ। और एक हर्ट्ज का मतलब क्या हुआ, एक सेकेंड में एक दोलन। अगर 20 हर्ट्ज है उसका मतलब क्या हुआ, एक सेकेंड में 20 दोलन। ठीक है, 20 हर्ट्ज का मतलब क्या हुआ, एक सेकेंड में 20 दोलन। अगर 40 हर्ट्ज है इसका मतलब क्या हुआ, 40, एक सेकेंड में 40 दोलन। ठीक है, और ध्वनि में दो चीज़ होती है, ध्वनि उत्पन्न करने वाले वस्तु को देखे बगैर भी आप अनेक सुपरिचित ध्वनियों को पहचान सकते हैं। मतलब देखिए कोई भी आदमी बोलता है, सबका ध्वनि अलग अलग रहता है कि ना, किसी का आवाज़ कैसा रहता है, किसी का आवाज़ कैसा रहता है, आपको पता चल जाता है कि ना। तो किसके माध्यम से, आयाम तथा आवृत्ति। ठीक है, दो महत्वपूर्ण गुण होता है और एक और चीज़ होता है गुणता। 3 गो होता है जिसके माध्यम से हम किसी के चीज़ के आवाज़ को पता करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रबलता तथा तारत्व, अब इसको देखते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या हुआ है, एक गिलास को आप क्या कीजिए, ये गिलास है ना, इसको क्या कीजिए, कोई चम्मच से कस के मार दीजिए और उसके बाद ये वाइब्रेशन करने लगेगा। तो आप एक थर्मोकोल का एक गेंद बना के ऐसे इसके पास ले जाइए, तो जैसे ये इस पर सटेगा तो ठक इधर चल जाएगा, इधर। तो ये देखिए ये ऐसे करने लगेगा। ठीक है, और ये जितना कस के आप आघात करे रहिएगा ना, ये उतना दूर जाएगा। ठीक है, तो उतना दूर जाएगा। तो इससे हमको क्या पता चलेगा, ध्वनि के प्रबलता, ध्वनि के प्रबलता, यानी कि देखिए ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है। इसके क्या आयाम पर, ये देखिए अगर ये इतना दूर जाएगा मतलब इसका आयाम ज़्यादा है। ठीक है, और आयाम ज़्यादा कब होगा, जब हम इसको खूब प्रबलता से मारेंगे और ये प्रबलता से वाइब्रेट करेगा। तो इसको पास एक थर्मोकोल का गेंद रखेंगे तो ये वाइब्रेट करेगा तो इतना दूर भाग जाएगा। ठीक है, इतना दूर भाग जाएगा कि ना, क्योंकि वाइब्रेशन हो रहा है। मान लीजिए हम ऐसे रखें तो ये गिलास वाइब्रेट होगा, तो ये आगे पीछे होगा ना, तो खट से इस पर गेंद पर मारेगा, इसको इधर ले जाएगा। यानी कि जितना ज़्यादा दोलन, जितना लंबा दोलन उतना प्रबल ध्वनि। तो ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर किया, उसके आयाम पर। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर किया, उसके आयाम पर। ये इससे एक चीज़ पता चला है, जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि भी क्या होगा, प्रबल होगा, और आयाम कम है तो ध्वनि मंद होगी। और देखिए ध्वनि की प्रबलता को हम किस चीज़ में मापते हैं, डेसिबल में। ठीक है, एक चीज़ और याद रखना है, ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन के आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर आयाम के दोगुना हो जाए तो प्रबलता कितना, 4 गुना बढ़ जाता है। आयाम 2 गुना तो प्रबलता 4 गुना। ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पे दिया है ना, आयाम 2 गुना प्रबलता 4 गुना। अगर आयाम
यहाँ पे लिखा है ना, आयाम के वर्ग के समानुपाती। आयाम यानी कि एप्टीट्यूड के वर्ग के समानुपाती क्या होता है? ध्वनि की प्रबलता। ठीक है, ध्वनि की प्रबलता यानी कि लाउडनेस। लाउडनेस किसके समानुपाती होता है? आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। यानी कि अगर हम लाउडनेस यानी कि प्रबलता निकालना चाहेंगे, ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा? ई स्क्वायर स्क्वायर है, तो यानी कि अगर प्रबलता दो करेंगे, ठीक है, आयाम को दो करेंगे तो प्रबलता कितना हो जाएगा? 4 गुना। और अगर आयाम देखिए, अगर आयाम कितना 2 है तो प्रबलता 4, अगर आयाम 3 है तो प्रबलता कितना? 9 गुना। ठीक है, अगर आयाम 3 गुना तो प्रबलता 9 गुना, यानी कि आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। ठीक है, लाउडनेस। लाउडनेस किसके समानुपाती होता है? आयाम के वर्ग के। यही चीज़ यहाँ पे कहा गया है। और प्रबलता को किस चीज़ से मापते हैं? डेसिबल में। ठीक है, और कुछ चीज़ों की प्रबलता यहाँ पे दी गई, जैसे कि हम सांस लेते हैं तो 10 डेसिबल, फुसफुसाते हैं तो 30 डेसिबल, थोड़ा बातचीत करते हैं तो 60, एकदम 80 से ज़्यादा हो जाएगा तो ध्वनि प्रदूषण हो जाएगा। ठीक, यानी कि ध्वनि की प्रबलता किस चीज़ पर निर्भर करती है? आयाम पर निर्भर करती है। ठीक है, अगर कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो ध्वनि भी क्या हो जाएगा? प्रबल होगा, और आयाम कम होगा तो ध्वनि भी एकदम मंद होगा। ठीक है, और देखिए, बच्चे की आप ध्वनि सुनिएगा तब वयस्क के ध्वनि सुनिए, अंतर क्या है? दोनों ध्वनि समान रूप से प्रबल होगी नहीं। क्यों? तीक्ष्णता के कारण। तीक्ष्णता है जिसको तारत्व कहते हैं, और वो चीज़ किस पे निर्भर करती है? आवृत्ति के पर। ठीक है, कोई भी ध्वनि कितना तीक्ष्ण है, अगर ज़्यादा तीक्ष्ण है तो ध्वनि तीखी सुनाई देगी। ठीक है, यदि कंपित वस्तु की आवृत्ति कम है तो हम कहते हैं कि ध्वनि का तारत्व कम है। ठीक है, ध्वनि का आवृत्ति फ्रीक्वेंसी किसका ज़्यादा होता है? बच्चा सबके। अगर आप ढोल बजाइएगा, ढोल, तो इसका फ्रीक्वेंसी ऐसे है, फ्रीक्वेंसी क्या है? थोड़ा कम है। लेकिन अगर सीटी बजा रहे हैं तो देखिए कितना फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका फ्रीक्वेंसी आवृत्ति ज़्यादा है। आवृत्ति ध्वनि के तारत्व पर निर्भर करती है। तो आवृत्ति किस चीज़ पर निर्भर करती है? ध्वनि के तारत्व पर। और इसलिए ना क्या होता है, आदमी की आवाज़ क्या होता है? देखिए, बच्चों और वयस्क की आवाज़ सुनिएगा तो आप अंतर क्यों पढ़ पाएंगे? क्योंकि बच्चा के आवृत्ति अधिक है। ठीक है, बच्चों की आवृत्ति वयस्क से अधिक है, इसलिए उसका आवाज़ क्या होगा? तीक्ष्ण होगा, तीखी होगा, तीखी। ठीक है, मान लीजिए कोई ढोल बजा रहा है या सीटी बजा रहा है तो किसका आवाज़ ज़्यादा तीखी सुनाई देगा? सीटी का, क्योंकि उसका आवृत्ति फ्रीक्वेंसी अधिक है। ठीक है, मान लीजिए कोई पक्षी चिल्ला रहा है तो उसका आवाज़ हमको ज़्यादा तीक्ष्ण सुनाई देगा, शेर के दहाड़ के कारण, शेर के दहाड़ के बदले। ठीक है, क्यों? क्योंकि पक्षी का तारत्व अधिक है। ठीक है, अब कुछ चीज़ें होती है श्रव्य और अवश्रव्य ध्वनियाँ। श्रव्य यानी कि सुन सकते हैं, और अवश्रव्य मतलब जिसको नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, तो 20 हर्ट्ज का मतलब हम क्या बोले हैं? 1 सेकेंड में 20 बार कंपन करेगा। ठीक है, तो उसको 20 हर्ट्ज। तो आदमी कहाँ से कहाँ तक सुन सकता है? तो 20 हर्ट्ज से ऊपर, 20 हर्ट्ज से कम के नहीं सुन सकता, 20 हर्ट्ज से ज़्यादा, और 20,000 हर्ट्ज से कम ध्वनि आदमी सुन सकता है। मतलब इसका रेंज कितना होता है? 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक ध्वनि सुन सकता है मानव। ठीक है, इसी के बीच में ना ही 20 हर्ट्ज से कम सुन सकता है, ना ही 20 हर्ट्ज से कम सुन सकता है, और ना ही 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा सुन सकता है। ठीक है, तो कुछ जंतु 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनियाँ भी सुन सकते हैं, जैसे कि कुत्ता। ठीक है, कुत्ता 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि सुन सकता है। तो पुलिसकर्मी उच्च आवृत्ति की ध्वनियाँ उत्पन्न करने वाली सीटियों का उपयोग करते हैं जिसे कुत्ता सुन सकते हैं, लेकिन मानव नहीं सुन सकता है। ठीक है, और जाने माने पराश्रव्य उपकरण जो चिकित्सा में अनेक समस्याओं के अनुसंधान निदान के लिए प्रयोग होते हैं, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति पर कार्य करते हैं। प्रयोगशाला में जो चीज़ प्रयोग होता है, यानी कि आदमी का रेंज कितना हुआ? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। और शोर और संगीत में क्या अंतर है?
जो मतलब आवाज़ करेगा और जो हमारे कान को प्रिय नहीं होगा वो शोर, और जो आवाज़ हमारे कान को प्रिय लगेगा वो चीज़ संगीत। ठीक है, आपको जो शोर लग रहा है वो दूसरे व्यक्ति के लिए संगीत भी हो सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई हॉर्न बजा रहा है तो वो क्या चीज़ हो जाएगा, शोर। इसके अलावा कोई वाद्य यंत्र बजा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, ध्वनि। तो ध्वनि क्या है, वह जो कानों को सुखद लगती है। और शोर क्या है, जो अप्रिय लगती है। अप्रिय ध्वनि को शोर कहेंगे और प्रिय ध्वनि को संगीत कहेंगे। ठीक है, और ध्वनि प्रदूषण क्या है, जो ध्वनि हमारे कानों को अच्छा नहीं लगेगा वो ध्वनि प्रदूषण है। जैसे कि वायु प्रदूषण का मतलब क्या होता है, वायु में अवांछित गैस के कण आ जाते हैं। उसी प्रकार ध्वनि प्रदूषण का मतलब क्या हुआ, वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई पटाखा फोड़ रहा है, वाहन सीटी मार रहा है, वो सब क्या है, ध्वनि प्रदूषण है। लाउड स्पीकर बज रहा है, वो सब क्या है, ध्वनि प्रदूषण है। ठीक है, कोई कूलर चल रहा है, एसी चल रहा है, इसमें से अगर ध्वनि आ रहा है तो क्या हमको अच्छा लगेगा, नहीं। तो ध्वनि प्रदूषण है। और इससे हानि क्या क्या हो सकता है, आपके अगर ज़्यादा शोर होगा तो क्या होगा, मान लीजिए आपको नींद नहीं आएगा, ज़्यादा टेंशन हो जाएगा, ब्लड प्रेशर, इस सब के समस्या उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, यानी कि अनिंद्रा, अति तनाव, जिसको रक्तचाप ब्लड प्रेशर हाई कहते हैं, चिंता होने लगेगा। ध्वनि प्रदूषण से सारा रोग होता है। और इसको सीमित रखने का क्या क्या उपाय है, आप ध्वनि को नियंत्रित करके बजाइए। ठीक है, मान लीजिए कोई कोई कुछ इंजन उंजन चल रहा है तो वहाँ पर साइलेंसर लगाना चाहिए। ठीक है, और आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, तो आप किसी भी तरीके से क्या कीजिए, ध्वनि को कंट्रोल कीजिए। जैसे कि उद्योग को आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित कीजिए, जो वाहन वाहन चल रहा है हॉर्न कम बजाइए, टेलीविज़न का संगीत कम कीजिए। इस सब से क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण को हम नियंत्रित कर सकते हैं। और श्रवण क्षति यानी कि हियरिंग लॉस भी हो सकता है अगर ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होगा। तो पूर्णतः श्रवण क्षति जो विरले ही होती है, प्रायः जन्म से ही होती है। श्रवण क्षति मतलब पूरा तरह से सुन नहीं सकता है। और एक होता है आंशिक अशक्तता, जिसे सामान्यतः किसी बीमारी चोट के कारण होती है। मान लीजिए चोट लग गया और उसको सुनाई नहीं दे रहा है तो ये क्या हुआ, आंशिक अशक्तता। ठीक है, और कितना होता है, वो जन्म से ही सुन नहीं सकता है। ठीक, तो ये सारा चीज़ तो इसमें का बुक में कहता है। आप थोड़ा सा नोट्स देख लेते हैं क्या क्या अभी पढ़े हैं, वो सारा चीज़ अभी देख लेते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले क्या कहें, ध्वनि क्या है। तो ध्वनि क्या है, कोई भी चीज़ कंपन करेगा। ठीक है, तो ध्वनि का कंपन क्या है, ध्वनि क्या है, तो ध्वनि कंपन यानी कि वाइब्रेट करती है और वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। और ध्वनि हमें सुनाई देती है क्योंकि यह हमारे कानों तक पहुँचती है। और ध्वनि हमारे दैनिक जीवन में अत्यंत महत्व है। ठीक है, जैसे कि बात कर रहे हैं, संगीत सुन रहे हैं, चेतावनी, सब क्या है, महत्वपूर्ण है। जैसे कि घंटी बज रहा है, ताली बजा रहा है, तबला, बांसुरी, गिटार, ये सब कुछ भी बजा रहा है, क्या है, ध्वनि उत्पन्न हो रहा है। ध्वनि का उत्पन्न होना, ध्वनि कैसे उत्पन्न होता है, जब भी कोई वस्तु कंपन करेगा तो ध्वनि उत्पन्न होगा। ठीक है, कंपन के रुकते ही ध्वनि समाप्त। जैसे कि अगर धातु के प्लेट पर चोट करेंगे तो क्या होगा, ध्वनि सुनाई देगा। ये सब रबर बैंड वाला भी आपको बताएं। ठीक है, कंपन क्या है, किसी भी वस्तु का आगे पीछे या ऊपर नीचे जाना कंपन कहलाता है। और कंपन को दोलन गति भी कहते हैं। ठीक, वाद्य यंत्र और ध्वनि यानी कि वाद्य यंत्र कंपन करने वाला, भगवीना यानी कि सितारा, ये तबला वानी, ये कोई भी चीज़, मतलब कोई भी चीज़ कंपन करने वाला चीज़ का हमको उदाहरण देना था। तो मनुष्यों में ध्वनि का उत्पादन कैसे होता है, मनुष्य में क्या होता है, लेरिंग्स होता है जिसको वॉइस बॉक्स कहते हैं, और कंठ में स्थिर होता है। ठीक है, वोकल कॉर्ड्स के पास, और ये कंपन करता है जिसके कारण ध्वनि उत्पन्न होता है। और पुरुष, महिला और बच्चों की आवाज़ अलग अलग होती है। क्यों, क्योंकि सबका जो तंतु होता है उसका लंबाई अलग अलग होता है। ठीक है, ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम में, बिना माध्यम के ध्वनि उत्पन्न नहीं होगा। ध्वनि के चलने के लिए माध्यम आवश्यक ही होगा। तीन को माध्यम, ठोस, द्रव, गैस, तीनों माध्यम में ध्वनि का संचरण होता है। और निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता। ठीक है, लकड़ी या धातु में ध्वनि तेजी से पहुँचेगा। पानी में भी ध्वनि का संचरण होगा क्योंकि पानी क्या है, द्रव्य है। हम ध्वनि को कैसे सुनेंगे, देखिए मध्य कान होता है। ठीक है, मध्य कान में आवाज़ जाएगा और वो कंपन करेगा, ध्वनि अंदर जाएगा।
कर्णपट में टकराएगा, ठीक है। और ये कंपन क्या करेगा, संकेत के रूप में दिमाग तक जाएगा, जिसके कारण मस्तिष्क इन संकेत को ध्वनि के रूप में बदल देते हैं। और ध्वनि की क्या विशेषता है, ध्वनि में आयाम था। कंपन की अधिकतम दूरी, जैसे कि ये देखिए, कंपन की अधिकतम दूरी को ध्वनि का क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। आयाम जितना अधिक ध्वनि उतना प्रबल, यानी कि ध्वनि की प्रबलता लाउडनेस किस पर डिपेंड करती थी, आयाम पर। आयाम जितना कम ध्वनि उतना सॉफ्ट। फ्रीक्वेंसी, 1 सेकेंड में तो जितना कंपन होगा उसको क्या कहेंगे, उसका फ्रीक्वेंसी कहेंगे। फ्रीक्वेंसी को किस चीज़ में मापते थे, हर्ट्ज में। फ्रीक्वेंसी अधिक तो ध्वनि तीखी, फ्रीक्वेंसी कम तो ध्वनि भारी, ठीक है। तीव्रता, लाउडनेस, ध्वनि की तीव्रता को हम डेसिबल में मापते थे, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ों की आपको बताया था, जैसे 80 डेसिबल से ज़्यादा है तो उसको शोर होगा, बुक में नीचे पढ़ा है ना। श्रव्य और अपश्रव्य ध्वनि हम सुन कितना सकते हैं, 20 से 20,000 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से कम ध्वनि अपश्रव्य, 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि पराश्रव्य, ठीक है। सुन कहाँ सकते हैं, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। कुत्ता क्या अल्ट्रासोनिक ध्वनि सुन सकता है, जो कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। शोर और संगीत क्या है, जो चीज़ हमको मधुर लगेगा उसको संगीत कहेंगे, जो चीज़ हमको कष्टदायी लगेगा उसको शोर कहेंगे। ढोल, नगाड़ा, वाहन के हॉर्न, मशीन की आवाज़, ये सब शोर है। और बीना, बांसुरी, ये सब संगीत है जो हमको अच्छा लग रहा है। ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, अत्यधिक या अवांछित ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। और ध्वनि प्रदूषण के क्या क्या स्रोत है, वाहन, लाउड स्पीकर, फैक्ट्री, पटाखा, घरेलू उपकरण, ठीक है। और ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभाव, सिर दर्द हो जाएगा, नींद की कमी हो जाएगा, तनाव हो जाएगा, सुनने की शक्ति कम हो जाएगा, ठीक है। और इसे बचने का क्या उपाय है, अनावश्यक हॉर्न नहीं बजाए, लाउड स्पीकर सीमित रखे, ठीक है। पेड़ पौधे लगाए, मशीन में साइलेंसर लगाए, शोर करने वाले उद्योगों को ख़त्म करें, ठीक है, उससे दूर रहें। और बस यही था इस चैप्टर में। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।